देखें यहाँ हम आज जो है हिंदी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 10 प्रश्न रहेंगे, उसमें 5 का जवाब देना है। हम एक एक लेसन से आपको लेके जा रहे हैं। कहता है कि अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। आंसर है कि अंबेडकर जाति प्रथा की विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद यह प्रथा के बड़ी पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप है जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी। अंबेडकर जी का मानना था कि भाई जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद के कारण ही आज इतना विकसित होने के बाद भी आज जातिवाद बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। कहता है किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन जो है समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भागीदारी होना चाहिए। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, है ना। समाज में एक दूसरे के साथ सहभागिता होना चाहिए, सबके हितों की रक्षा करनी चाहिए। अगला सवाल है कि आपकी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है और क्यों। ये देखिए 2022 में आया था। कहता नायक वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी चक्कर काटती है और जिसके किसी कृत्य से कहानी का समापन होता है। इस दृष्टि से देखें तो सेन साहब की चर्चा यद्यपि विष के दांत में कहानी में बहुत अधिक हुई है, अतः नायक उनको जो है फैक्ट्री के किरानी गिरधारी का बेटा मदन ही है। यानी कि विष के दांत में जो है नायक जो है मदन का बेटा है। अगला सवाल है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में तो नहीं होगा, लेकिन हमारे भारत के गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि भारत में जो है सर्वाधिक आबादी जो है गांवों में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्नता, आर्थिक विपन्नता आपको देखने को मिलेगा, जहाँ की धर्म और इतिहास के अवशेष जो है गाँव में ही सुरक्षित हैं। अगला सवाल है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। कहता नाखूनों का बढ़ना वास्तविक प्रवृत्ति मनुष्य की सहज वृत्ति है। यह मनुष्य को हमेशा याद दिलाती है कि तुम सब युग से सब युग में आ गए हो, लेकिन तुम्हारी जो सोच है वो मेरी तरह ही है। जो लाख मन से हटाओ पनप ही जाता है। जैसा आप जानते हैं कि नाखून काटने के बाद क्या होता है, पुनः बढ़ जाता है। तो उसी तरह मनुष्य में ईर्ष्या, जड़ता, हिंसक प्रवृत्ति, क्रोध कभी खत्म नहीं होता है। तभी तो शास्त्रों की होड़ लगी हुई है। नाखून बढ़ते हुए यह याद दिलाता है। आज देश में देखते हैं, हर देश में जो है शास्त्र जो है अस्त्र मतलब हो गया परमाणु बम, ये सब बनाने की होड़ लगी हुई है। अगला सवाल है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों कटवाता है। आंसर है कि सहज वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहते हैं, अर्थात वे कार्य जो अनायास होते हैं। नाखून क्या है, अपने आप बढ़ते हैं, इसीलिए उसके लिए मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार मनुष्य नाखूनों को काटता भी है। दरअसल नाखूनों को बढ़ना बर्बर युग का प्रतीक चिन्ह है। उन दिनों मनुष्य अपने इससे रक्षा करता था, यानी पहले जब कोई हथियार विकसित नहीं था तो मनुष्य जो है अपने नाखूनों से ही किसी पर वार करता था। अब चूंकि मनुष्य बर्बर युग से बहुत आगे निकल गया है, इसमें अनेक सुकोल भावनाएं विकसित हो गई है, अतः मनुष्य उस बर्बर युग की इस निशानी को मिटाना चाहता है। इसलिए नाखूनों को बढ़ाने और काटने का यही अभिप्राय। अगला सवाल है कि देवनागरी के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जी। कहता लगभग 2 वर्ष पहले छापाखानों के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से अनेक पुस्तकें छपनी शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्य विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस और कंप्यूटर के लायक बनाया। इसी से इसमें क्या है, अस्थिरता आई। इसीलिए देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता संपन्न हुई। अगला सवाल है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है और क्यों। कहता जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं,
उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म होता है। इसलिए परंपरा का ज्ञान जो है लोगों को आवश्यक माना गया है। अगला सवाल है कि बिरजू महाराज का अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। अपने शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की राय है कि विदेशी शिष्यों में वैज्ञानिक उन्नति हो रही है। तीरथ प्रताप और प्रदीप ने अच्छा काम किया है। शाश्वती तरक्की की राह पर है और दुर्गा भी। कृष्ण मोहन और राम मोहन उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना देने चाहिए। बेटे का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोगों में उपेक्षित उत्साह, त्याग, समर्पण की भावना नहीं है। ये नाच को एंजॉयमेंट समझते हैं, साधना नहीं। अतः बिरजू महाराज जो है अपने शागिर्दों के बारे में यही राय दिए थे। अगला सवाल है कि मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। कहता मनुष्य जीवन भी कुछ कुछ पत्थर की तरह ही है। पत्थर भी मनुष्य की भांति धूप, घाम, पानी अधड़ंग झेलते हैं। जैसे मनुष्य छींचता है वे छींचते हैं। कटने छटने पर जैसा कष्ट मनुष्य को होता है वही अनुभूति उन्हें भी होती है, यानी पत्थरों को। फर्क और विषमता यह है कि मनुष्य अपना सुख दुख कहकर, किसी से जाकर बोलकर, रोग आकर व्यतीत कर लेता है ना। परंतु पत्थर कैसे करेंगे, उनके पास तो वाणी ही नहीं है। अतः मनुष्य जीवन में पत्थर और समानता और विषमता यही है। अगला क्वेश्चन है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ती है। कहता मछली और दीदी में बहुत सारी समानता है। मछली जल में रहती है परंतु दीदी कहाँ, घर में रहती है। मछली झोले में तड़पती है तो दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से निकलने पर पीटती है तो दीदी घर से जब निकलती है तो पिताजी उसे पीटते हैं। न तो मछली अपनी व्यथा व्यक्त कर पाती है और न ही दीदी। अतः मछली और दीदी में यही समानता दिखलाई पड़ती है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा जरूरी अंग क्या होना चाहिए, या शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे। कहता गांधी जी शिक्षा का मूल ध्येय चरित्र निर्माण मानते थे। उनका ख्याल था कि किताबी ज्ञान तो चरित्र निर्माण का एक साधन है। असल बात तो है कि मनुष्य में साहस होना चाहिए, बल, सदाचार या किसी बड़े लक्ष्य की ओर आत्मसर्गत करने का ज्ञान होना चाहिए। इनके अभाव में सम्यक चरित्र का निर्माण नहीं होता। गांधी जी चरित्र निर्माण के लिए इसलिए जोर देते थे कि स्वराज्य होने पर ऐसे चरित्रवान लोग समाज के काम को संभालेंगे और देश की समुन्नति होगी। बात भी सत्य है कि गांधी जी जो है संस्कार पर ज़्यादा बल दिए थे। अगला प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। कहता गुरु नानक जी का यह विचार था कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदैव राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व जो है राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप न कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तब वाणी जो है विष के समान हो जाती है। इसीलिए गुरु नानक का विचार था कि भाई कभी किसी को किसी प्रकार का मतलब गलत शब्द ना उपयोग करें, सदैव जो है राम नाम जपें, यही है जो आपका असली वाणी होगा। अगला सवाल है कि कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहते हैं। कहता हिंदी की प्रच्छन्न काव्य धारा में नंद नंदन कृष्ण को प्रायः सभी कृष्ण भक्त कवियों ने चोर कहा है। रसखान भी इसमें एक है। उनका श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप है। वस्तुतः श्री कृष्ण केवल मक्खन ही नहीं चुराते थे, वे अपने सौंदर्य, शालीनता, प्रेम, स्नेह और अद्भुत बांसुरी वादन लीला करके जनधन का मन चुरा लेते थे। वे अपना यह काम इतनी खूबी से करते थे कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता था। मनुष्य कृष्ण की विरह भंगिया में इस तरह देखता था कि उसका मन जो है इधर उधर गायब हो जाता था। इसीलिए कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों। कहता मन की पीड़ा और करुणा की धार के रूप में आंसू निकलते हैं और आहत मन को आनंद प्रदान करते हैं। चूँकि कवि स्वयं प्रेम की पीड़ से व्याकुल है, इसीलिए दूसरे संतप्त लोगों को पीड़ा की गहन अनुभूति हो। अतः यह कहना चाहते हैं कि ये आंसू जो है दुखी जनों में नवजीवन का संचार करता है। उसके बाद सवाल है कि घन आनंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो परहित के लिए मतलब दूसरों की भलाई के लिए बादल देह धारण करता है।
बादल जो है जल का भंडार होता है और बनता ही है किस लिए? बरसने के लिए। बरसने के बाद उसका अस्तित्व क्या है? समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा कर देता है। गर्मी से तप धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। अगला सवाल है कि कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है? कहता डफाली वह होता है जो डफ यानी ताशा बजाता है। इसकी आवाज़ बड़ी तेज होती है और इसका लक्ष्य होता है शोर मचाना, लोगों को ध्यान आकर्षित करना। कवि देखता है कि कुछ लोग शासकों की झूठी प्रशंसा करने में दिन रात लगे रहते हैं। उनके द्वारा किए गए गुणगान में रंज मात्र की सत्यता नहीं होती है। वे छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से लोगों को सुनाते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने स्वामी को खुश करना, जिसके लिए उसे कुछ उम्मीद हो और उसे प्रसन्न करना, है ना। कवि ऐसे झूठे प्रशंसकों को, चाटुकारों को डफाली कहा है। अगला सवाल है कि भारत माता जो है अपने ही घर में परवासिनी क्यों बनी हुई है? कहता परवासिनी वह होता है जो परदेश में जाकर बसता है, वहाँ उसे बहुत से अधिकार नहीं होते हैं जो वहाँ के मूल निवासियों को मिलते हैं। वहाँ उसे मूल निवासियों के भांति आमतौर पर मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। परतंत्र काल में यहाँ के लोगों के अधिकार भी छिन गए। विदेशी शासकों के आगे मान सम्मान भी जाता रहा। परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गए। इस प्रकार भारत माता जो है अपने ही घर में क्या है? परवासिनी हो गई। अगला सवाल है कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? कहते हैं राहु जैसे दुष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है और चंद्रमा की प्रसन्नता, हंसी खुशी, कांति सब कम हो जाती है। चूँकि भारत माता पराधीन है, विदेशियों की काली छाया इस पर पड़ रही है, अतएव इसकी हंसी भी क्या है? उस पर ग्रहण लग गया। इसी कारण ह्रास भी जो है राहु ग्रसित दिखाई देता है। बात भी सही है कि राहु ग्रह किसी व्यक्ति पर भी अगर आ जाए तो उससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो भारत माता को भी अंग्रेजों ने जब यहाँ पर अपना शासन किया तो एक तरह से राहु ग्रसित करके रखा। देखें अगला सवाल है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इससे कवि देवता की बात करता है और क्यों? कहता कवि दिनकर जी के अनुसार जनतंत्र में प्रजा ही, जनता ही सब कुछ होती है। वह राजा होती है, उसी के नाम पर, उसी के हित के लिए उसके द्वारा अधिकार प्रदत्त लोग शासन करते हैं। इस प्रकार प्रजा ही राजा है, जनतंत्र का देवता है। चूँकि प्रजा किसान और मजदूर है, अतः कवि कहता है कि जनतंत्र के देवता राजप्रसादों, मंदिरों में नहीं मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर काम करते हुए हमारे भारतीय किसान सब, और उन्हें ही कहा गया है देवता। अगला सवाल है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? कहता इस प्रसंग में कहा गया है कि अणुबम का प्रहार जापान के हिरोशिमा शहर पर किया गया था। वह विनाशक था जिसमें से सभी तरफ से जलने की रोशनी निकल रही थी। मानव के दिशाहीन मानवता का नाश कर स्वयं ही शर्मसार होता है, अतः उसकी छायाएं भी दिशाहीन होती है। नागासाकी और पता नहीं एक और कौन सा जगह है, वहाँ पर बमबारी होने के कारण जापान जो है न तहस नहस हो गया था। इसीलिए कहा गया कि छायाएं दिशाहीन सब और दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? कहता है हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम बरसाया गया था, है ना, तो मानव निर्मित अणुबम के चलते भीषण नरसंहार हुआ। बहुत सारे लोग जो है मर गए, वास बन गए, उनका अता पता भी नहीं चला। कुछ लोग नहीं रहे, उच्चात में स्वाहा हो गए। उनकी छायाएं झुलसे पत्थरों, दीवारों, सड़कों पर साखी के रूप में, या कहिए कि मनुष्य की संहारक प्रवृत्ति को साखी के रूप में वहाँ मौजूद है। कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कहता प्रस्तुत कविता में मानव का रचा हुआ सूरज और कुछ नहीं अणुबम है। यह जानते हुए कि इसके विस्फोट से भयंकर संहार होगा, मनुष्य ने यह कार्य किया और यही त्रासदी हुआ। मानव का बनाया हुआ सूरज ही मानव को बांस बनाकर चटकर गया, सोख गया। इस प्रकार विश्व राजनीति में अणुओं की होड़ हो गई और जो संकट हो गया, और यही क्या है? दुख का कारण बना। कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है?
कवि बुद्धिजीवी है, वह जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है, उनका हमेशा हितकर होना चाहिए। चौकीदार के रूप में वह वृक्ष भी बूढ़ा है, लेकिन उसके बलबूते में कोई कमी नहीं आई। वह सजग है, दूर से आते हुए कवि को देखकर ललकारता है कि तुम कौन हो। दोस्त के रूप में मीठे स्वर को सुन झुक जाता है। संवाद शैली की यह कविता जो है मनुष्य और वृक्ष के बीच में संबंध जो है युग युगांतर को बताता है। अगला प्रश्न है कि बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों। कहता बेटा अक्षर ज्ञान की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ है, धीरे धीरे वह अड़ा लिखना चाहता है। परेशानी यह है कि ड की टेढ़ी मेढ़ी बनावट उसकी सदती नहीं है। ड को माँ और बिंदु को उसकी गोद में बैठा मान लेने पर वह लिखने में सफल नहीं होता है। वह बहुत कोशिश करता है किंतु कामयाब नहीं होता है। उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं, किंतु उनकी असफलता के आंसू उन्हें हताशा नहीं उत्साह पैदा करते हैं, और यही उत्साह की सृष्टि विकास की कथा है। अगला प्रश्न है कि कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। कहता जलपात्र में जल होता और जल ही जीवन का क्या है, आधार है। मदिरा से नशा होता है। कवि अपने को जलपात्र इसलिए कहता है कि ईश्वर की सत्ता जो है आधार मनुष्य है, और यदि मनुष्य ही नहीं होगा तो ईश्वर नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य को ही ईश्वर की जरूरत होती है और मनुष्य ईश्वरत्व गढ़ता है। कवि अपने को ईश्वर की मदिरा इसलिए कहता है कि ईश्वर की सत्ता का आधार भी मनुष्य ही है, और सत्ता एक क्या है, नशा है। अपने आप को सर्वरूपी मानने का भाव आता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने को ईश्वर का जलपात्र और मदिरा कहता। अगला प्रश्न है कि सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है। सीता की 3 बेटे बहुएं और पोता पोतियों से भरा घर अजनबी हो गया। क्योंकि उनके पति जीवित थे तब घर का वातावरण सुखद था, लेकिन जैसे उन्हें रहने के लिए बेटी को पीटती नहीं बल्कि चीखती चिल्लाती है, बच्चों को दादी के पास आने नहीं देती, सीता एकदम अकेली हो गई। बेटे माँ को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं, माँ कब किसके हिस्से रहेगी, इसलिए सीता जो है अपने घर में घुटन महसूस होती है। देखिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर कभी जो है क्वेश्चन दिया रहेगा और कभी पद दिया रहेगा, तो मैं 2-4 क्वेश्चन इसमें भी कर देता हूँ। पहला सवाल हमने लिया है कि लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। कहता व्याख्या करें। देखिए व्याख्या के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि यह जो है किस माने भाग से लिया गया है, किस पाठ्य पुस्तक की, उसके बारे में। जैसे देखें प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया, जिनके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा ने सेन साहब की लड़कियों की दशा का वर्णन किया है। देखिए कहानीकार कहता है कि सेन साहब की लड़कियां नहीं है, कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां को उनका मालिक मन माफिक नचाता है, और सेन साहब की लड़कियां अपने माता पिता की मर्जी पर चलती है। उनको कोई सत्ता या अस्तित्व नहीं है, अपनी इच्छा भी नहीं है। तुर्रा तो यह है कि उनकी इस अवस्था पर माता पिता को गर्व है कि उनकी पुत्रियां उनकी हर बात मानती है। यह कहानी ने नैसर्गिक प्रवृत्ति के विपरीत अपनी इच्छा अपनी संतान पर थोपने की सरलता से व्यंग किया है, लेकिन इस पंक्ति में माँ बाप उनके प्रवृत्ति का उल्लेख किया है जिसके बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन याद रखें आज लड़कियां जो है हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो यूपीएससी का क्षेत्र हो या डॉक्टरी का क्षेत्र हो या कोई और भी हो, आज तो लड़कियां जो है वायुयान भी चला रही है, रेल भी चला रही है। देखें अगर आप किताब को अच्छी तरह पढ़ लिए हैं तो लॉन्ग में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे दूसरा सवाल मेरा लॉन्ग में है कि बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। बहादुर कहानी का नायक है, उसकी उम्र 13-14 है, कद उसका ठिगना है, गोरा है, शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी मां की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार है। नेपाल से भागकर वह नौकरी करता है, अपने गांव में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है, मार खाकर भी दुखी तो होता है परंतु उसे भूलकर काम पे लग जाता है। उनकी मानवीय भावनाएं हैं, मालकी निर्मला की सेहत का ख्याल रखता है, उनके वह कम काम करने को कहता है, वह अपने आप खुश रहता है और रात को सोने से पहले धीरे धीरे कुछ गुनगुनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। जब उस पर चोरी का आरोप लगा तो वह सहन नहीं कर पाया और काम छोड़कर क्या है
चला गया और बहादुर के चले जाने पर सभी लोगों को बड़ा दुख हुआ था। 2-4 लाइन इसी तरह और बढ़ा देंगे प्लीज़। देखिए अब जो है बहुत ही वीवीआई सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन है ना। निबंध समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है इसके वर्णन करना है। कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध में लेखक यह बताता है कि जब इस देश में समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाएगी तब हमारी जनता को अपने साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान हो सकेगा। अभी हम निर्धन और निरक्षर हैं, हमारी जनता साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। वाल्मीकि और व्यास के करोड़ों पाठक बन जाएंगे, भारत में सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगेगा, विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघकर संपूर्ण देश की संपत्ति बनेगा, अंग्रेजी ज्ञान अर्जन की भाषा बन जाएगी, मानव संस्कृति की विशद धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। इस स्वप्न को साकार करने में हमारी राष्ट्रीय साहित्य परंपरा की बड़ी भूमिका है। संपूर्ण भारतीय साहित्य पठन पाठन के लिए सबके आगे अनुवाद और मूल दोनों ही रूपों में सुलभ है। अब तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे मोबाइल हो या आप लैपटॉप हो, कोई भी हो, हर काम अब तो हिंदी में भी होने लगा है। बहुत सा तो क्षेत्रों में हिंदी को और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब देखिए हम कविता से ले रहे हैं कि एक कविता का छोटा सा रूप दिया रहेगा और उसी को व्याख्या करना है। जैसे है कि सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा शतन्य सुधोपम, हरति जन्मन भय भव तप भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। कहता है कि ऊपरी पद्यांश के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जो है भारत माता कविता से उद्धृत है। अब ये जो आपका पद्य लिया हुआ भाग है उसका खाली वर्णन कर देना है कि कविता के अंतिम चरण में कवि कहता है कि इतने दिनों तक पराधीनता की पीड़ा सहने तपस्या करने के बाद भारत माता की साधना सफल हो गई। आज अहिंसा रूपी अमृत से इसने अब अपने जन मन का डर, अंधकार और भ्रम को दूर कर दिया। संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला यह देश फिर भी जीवन विकास का संदेश देने के लिए प्रस्तुत हो गया, क्योंकि आज भारत में अभी भी पहले जो है नालंदा बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था जहाँ की विदेशों से लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ संगीत और तंत्र मंत्र का भी ज्ञान दिया जाता था। देखें एक और छोटा सा है कि सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसकी व्याख्या करें। कहता है प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर जी की जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से उद्धृत है। अब इसके बाद इसका वर्णन करनी है। इतना लिखने के बाद कि कहाँ से लिया गया है, किस अध्याय से लिया गया है, उसका शीर्षक कौन है, लेखक कौन है, उसके बाद आप वर्णन करिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है। कहता कविता की इन दो प्रारंभिक पंक्तियों में कवि कहता है कि सदियों से स्वतंत्रता की बूझी राख में छिपी चिंगारी चमक उठी है। स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत हुई, फलस्वरूप भारत की धूल धूसरित जनता के माथे पर सत्ता का स्वर्णिम मुकुट रखा गया। जनता प्रसन्नता और सुख का अनुभव कर रही है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है आपको हम एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं कि रंगरप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। कहता है रंगरप्पा मगम्मा के गांव का आदमी था। वह बड़ा शौकीन तबीयत का था। कभी कभी वो जुआ भी खेलता था। जब उसे पता चला कि मगम्मा बेटे से अलग रहने लगी तो मगम्मा के वह पीछे पड़ गया। एक दिन उससे हाल चाल पूछा और बोला कि मुझे रुपये की ज़रूरत है, दे दो, लौटा दूंगा। मगम्मा ने जब कहा कि पैसे कहाँ हैं तो बोला कि पैसे यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या फ़ायदा है। दूसरे दिन रंगरप्पा ने अमराई के पीछे रोक कर बाँह पकड़ लिया और कहा जरा बैठो मगम्मा, जल्दी क्या है। दरअसल रंगरप्पा जो है लालची और लंपट दोनों ही था। दूसरा सवाल है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। कहता बहू को जब पता चला कि रंगरप्पा उनकी सास मगम्मा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए। कहीं सास के रुपये पैसे रंगरप्पा ना ले ले, इसी आशंका से वह बेचैन हो गई।
तब उसने योजना बनाई कि अपने बेटे से कहा कि दादी के पास तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। बस बच्चा मगम्मा के पास आकर रहने लगा। मगम्मा भी उसे चाहती ही थी। एक दिन पोता जिद करके बैठा कि मैं बेंगलुरु चलूँगा। मगम्मा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बच्चे और बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, ये कैसे चलेगा। मगम्मा जब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी, धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा अपने हाथ में ले लिया और उसकी मंशा पूरी हो गई। देखें अगला सवाल लिया हूँ मैं एक्स्ट्रा कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती थी। कहता माँ मंगू को 2 कारण से अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती। पहला कारण था कि लोक लाज। वह समझती थी कि यदि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देंगे तो लोग कहेंगे कि बेटी के प्रति उसकी हृदय में ममता और दुलार नहीं है और वह अपनी बेटी की सेवा करना नहीं चाहती है, भला समझती है। दूसरा कारण है कि माँ जानती है कि मंगू पूरा पागल है, उसे किसी चीज़ की सुध नहीं रहती है, यहाँ तक कि बिछावन पर ही मलमूत्र कर देती है, ठंडी रात में तो ओढ़ना फेंक देती है, खाना भी खुद नहीं खाती है, खिलाना पड़ता है। कब क्या करना चाहिए मंगू नहीं जानती है। अस्पताल में उसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं होगी, इसी बात की उसे आशंका था। उसे पता चला कि अस्पताल में वैसे मरीज भी होते हैं जो मारपीट करते हैं और मंगू की रक्षा कैसे होगी। इन्हीं कारण मंगू को माँ जो है अस्पताल में भर्ती नहीं कराना। इस प्रश्न को भी देख लेंगे प्लीज़। कभी कभी आती है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी की नायिका है। कर्नाटक के एक गाँव की भारतीय नारी है। वह आत्मनिर्भर है। दही बेचकर न सिर्फ अपना भरण पोषण करती है अपितु बेटे बहू की भी मदद करती है। वह बहुत ही कुशल विक्रेता है। मीठी आवाज़ में सबको मोह लेती है, हालचाल भी पूछती है। मगम्मा जो है स्नेहमयी स्वभावनी भी है। अपने पोते के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी प्यार करती है। मांगने पर दही दे देती है। उसकी बहू जब अपने बेटे को पीटती है तो बहू को मना करती है। इसी बात को लेकर बहू बेटा से कहा सुनी होने पर अलग रहने का विचार गिड़गिड़ाती नहीं है, क्षमा नहीं मांगती है और अपना सियाना ठीक कर लेती है। मगम्मा कुछ अंधविश्वासी है। जब कौवा से उसका स्पर्श होता है तो प्रचलित धारणा के अनुसार मृत्यु भय उसे सताने लगता है, किंतु यह सुनकर सब बेकार की बात है। वो अपने घर में लौट आती है। मगम्मा चरित्रवान है। रंगरप्पा जब उसे अकेली पाकर उसे पर डोरे डालता है तो उसके जाल में वह नहीं फंसती है। मगम्मा सम्मान और स्नेह की भूखी है। यही कारण है कि जब बेटे बहू उसे क्षमा मांगते हैं तो सफलतापूर्वक अपने साथ रहने की प्रार्थना करते हैं और कभी अस्वीकार नहीं करती है। इसी प्रकार मगम्मा आत्मनिर्भर, स्वभावनी, मृदुभाषी, स्नेहमयी परंतु अंधविश्वासी, चरित्रवान भारतीय नारी है जो सम्मान और स्नेह की भूखी है। इस तरह से हम लॉन्ग को समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ लॉन्ग को जो है कम से कम 1.5 पेज में लिखने का कोशिश करेंगे। 150 शब्द में कम से कम लिखना है। इसी तरह से हमारा हिंदी जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।